हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ ट्रिवाल और मैं यूट्यूब पर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के कॉस्टिंग सब्जेक्ट की पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, मैं जानता हूँ ऐसे आप लोगों को हेल्प करेगी, और अगर हेल्प करती है तो फिर आप लोग प्लीज़ इसे आगे शेयर करिएगा, ठीक है। और मैं ये बात फिर हर एक वीडियो में नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉस्ट शीट देखेंगे। तो कॉस्ट शीट में हम लोग सबसे पहले हम लोगों के पास दो कॉस्ट शीट आता है, एक ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट और एक रिवाइज्ड कॉस्ट शीट है, जो कि मॉडर्न कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट देखते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर। देखो यहाँ पर सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट लेबर आया। ये मिला क्यों? ये कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल लाना होता है, उसमें फिर यहाँ पर डायरेक्ट वेज लेबर वेज सेम हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो हम कुछ मटेरियल आता है, ठीक है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले कोई मटेरियल है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को रॉ मटेरियल आता है। तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ उसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं, जिसमें हम लोगों का इंक्लूड होता है जो मटेरियल परचेज किया उसका कॉस्ट हो गया, उसको लाने का लोडिंग चार्जेस, उसे यहाँ तक लाए, फिर उसको ट्रक से लाए तो फिर ट्रक से उतारना भी है तो फिर अनलोडिंग चार्जेस भी आया, फ्रेट इनवर्ड जो आने टाइम जो फ्रेट जो भी टैक्स वगैरह दिए वो सब चीज़ आ गया, इसमें कैरेज इनवर्ड हो गया। और फिर हम लोग जब लाते हैं तो फिर उस समय इंश्योरेंस भी करवाते हैं उसका। तो फिर ये सब चीज़ हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है। उसके बाद फिर हम लोग का डायरेक्ट वेजेज हो गया। डायरेक्ट वेज में क्या आता है? जो लेबर हम लोगों के उस मटेरियल को से कोई प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और डायरेक्ट लेबर का जो वेज देते हैं उसको डायरेक्ट वेज हो गया। डायरेक्ट वेजेज में हम लोग का जो बेसिक वेज दिए वो सब हो गया। उसके बाद फिर किसी लेबर को हाउस रेंट एलोवेंसेस और फिर ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट हो गया, बोनस, ये सब चीज़ बहुत कुछ देते हैं, जैसे हम लोग सैलरी में टैक्स में पढ़े हैं। तो फिर वो सब चीज़ हम लोग का डायरेक्ट वेजेज में आ गया। उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि हम लोग का कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया जो डायरेक्टली हम लोग का प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में देते हैं। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसमें उसको मान लो कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो फिर उसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रॉयल्टी देना पड़ जाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए। किसी चीज़ का बहुत स्कार्सिटी है किसी रॉ मटेरियल का, तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पे करके उसको हम लोग परचेज किए, तो वो हम लोग का रॉयल्टी ऑन परचेज हो गया। तो ये भी हम लोग का एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। और फिर हायर चार्जेज हो गया, कॉस्ट ऑफ मोल्ड, मतलब कि जो सांचा वगैरह होता है जिससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिर ये सब भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आ गया। इसके बाद फिर हम लोग का ये प्राइम कॉस्ट मिलता है। इसको हम लोग इस तीनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? जितना हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए, उसके बाद फिर हम लोगों के पास पहले से जितना ओपनिंग स्टॉक था उसमें हम लोग रॉ मटेरियल परचेज ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर उसमें से जो रॉ मटेरियल बच गया हम लोगों के पास लास्ट में ईयर एंड या फिर डे एंड या फिर वीक एंड जो भी हो, तो फिर वहाँ पर जितना रॉ मटेरियल बच गया तो फिर उसको अगर माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और फिर परचेज में से, तो फिर हम लोगों के पास जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ वो निकल जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, इससे हम लोग का प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड होता है, वो सब इसमें ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सा खर्चा आ सकता है हम लोगों का? जैसे कि यहाँ पर हम लोग का आएगा कुछ पावर चार्ज लग गया, जैसे कि मशीन को चलने पर पावर लगता है, तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक होता है पावर चार्जेज। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दूसरा चीज़ हुआ, वो हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है।
वो आगे बताऊंगा, ठीक है। और फिर ये जो पावर चार्ज है ये हम लोगों का किसी मशीन को चलने पर जो पावर पावर का जो खर्चा लगता है उसको हम लोग पावर चार्जेज कहते हैं, तो वो मशीन से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड में आया। ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होता है तो उसका डेप्रिसिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो फिर ये सब चीज़ हम लोग का इसी में आता है। अगर फैक्ट्री है तो फिर उसमें कुछ रेंट हो गया, कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गया, ये सब चीज़ इनडायरेक्ट वेजेज हो गया, तो फिर ये सब चीज़ भी हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोगों के पास कुछ भी लेस करेंगे, जैसे हम लोगों का कोई भी चीज़ हम लोग के पास यहाँ पर कुछ भी स्क्रैप बचा तो उसको जो बेच करके हम लोग को पैसा मिला, तो ये जो खर्चा है इसमें से इसको डायरेक्टली माइनस कर दिया जाता है। तो उसका जो खर्चा जो चीज़ हम लोग को, मतलब ये सारा चीज़ तो खर्चा आ रहा है ना, अगर बीच में हम लोग कोई किसी चीज़ को सेल कर दिए, कोई हम लोग के पास ये स्पेयर पार्ट्स था, कोई मशीन पार्ट था, उसको हम लोग सेल कर दिए, तो उससे जो भी हम लोग को इनकम होगा उसको यहाँ पर लेस कर देंगे, इसी कॉस्ट उसको कॉस्ट में से लेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग का प्राइमरी पैकिंग आता है, जैसे कि मान लो किसी भी, जैसे टूथपेस्ट है, प्राइमरी पैकिंग क्या होता है, टूथपेस्ट है तो फिर टूथपेस्ट को हम लोग ऐसे तो कार्टून में डाल कर किसी को दे नहीं सकते, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले उसको ट्यूब में डालना होगा। जो ट्यूब है टूथपेस्ट का, वो उसका प्राइमरी पैकिंग हुआ, अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके बिना वो टूथपेस्ट काम का नहीं रह पाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसी कारण उसको हम लोग प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। और फिर उसको यहाँ पर उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड कर देते हैं। अब ट्यूब हो गया हम लोग के पास, टूथपेस्ट अब ट्यूब के अंदर गया, उसके बाद अब उसका जो भी पैकिंग हुआ, जैसे कि उसके ऊपर एक कार्टून लगता है पतला सा, उसके बाद फिर उसको हम लोग बहुत सारे टूथपेस्ट को एक जगह कार्टून में पैक करके फिर बाहर डिलीवर करते हैं कस्टमर सेलर के पास, रिटेलर के पास, सॉरी। तो फिर हम लोग जो वो करते हैं वो हम लोग का सेकेंडरी पैकिंग हुआ, तो वो बाद में ऐड होगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास सब कुछ ये सब मिलाने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का ये सब चीज़ ऐड होने के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगा। ओवरहेड, तो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होता है, इसमें हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस का, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड होता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस का जो रेंट होता है, जहाँ पर टॉप एम्प्लॉयज़ सब रहते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर, वो सब उन लोगों का खर्चा, उन लोगों का सैलरी, ये सब चीज़ यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद फिर हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो हम लोग को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको हम लोग प्यार से COGS भी बोलते हैं, इसको COP भी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग का आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक मिनट में पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से समझा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड किए, फिर हम लोग को मिलेगा सेल्स।
ओके, तो ये पूरा हो गया है यहाँ पर। अब इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर हो गया था हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, मतलब हम लोग का टोटल कितना कॉस्ट लगा इस बार प्रोडक्शन का, वो हम लोग का सब कुछ आ गया। रॉ मटेरियल और फिर इस तीनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आया था हम लोग का, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड किए थे ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए थे, और फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस किए थे, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करने के बाद हम लोग का ये एक तरह से फिनिश्ड गुड का आ गया कि यहाँ पर फिनिश्ड गुड का कॉस्ट क्या है एक तरह से, ठीक है। और फिर जो स्क्रैप का हम लोग को इनकम हुआ था वो माइनस किए यहाँ पर। फिर प्राइमरी पैकिंग ऐड करने के बाद फिनिश्ड गुड, ये एक तरह से हम लोग का फिनिश्ड गुड का निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किए और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो हम लोग का अभी फिनिश्ड गुड नहीं बना है उसको हम लोग WIP बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर से लेस कर दिए। यहाँ पर से हम लोग WIP को हटा दिए, क्लोजिंग स्टॉक WIP, और फिर जितना पहले हम लोग के पास शुरू में था उस पर कुछ प्रोसेसिंग हुआ होगा, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पर ऐड किए ओपनिंग स्टॉक WIP को, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक WIP को माइनस करने के बाद हम लोग इसमें क्या कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप किए। यहाँ पर जो हम लोग का जो इनकम हुआ है स्क्रैप सेल करने के बाद उसको हम लोग लेस कर दिए यहाँ पर कॉस्ट में से, क्योंकि वो हम लोग का एक तरह से इनकम आया था, वहाँ पर से मनी जनरेट होकर के आ गया, मनी मिल गया हम लोग को। और फिर जो हम लोग का प्राइमरी पैकिंग था फिनिश्ड गुड को बनाएंगे तो फिर उसमें कुछ प्राइमरी पैकिंग करना होगा, जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिए, तो फिर उसमें हम लोग वो सबको ऐड करने के बाद हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है वो हम लोग को निकल जाता है यहाँ पर से यहाँ तक। उसके बाद फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ लगता है इसमें, कुछ खर्चा हम लोग का ऑफिस का भी होता है, तो वो सब चीज़ को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है प्रोडक्शन का वो निकला। उसमें फिर हम लोग का कुछ अपने लोग का ये तो इस ईयर का जितना हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ वो निकल गया यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड था, पहले से हम लोग के गोडाउन में कुछ फिनिश्ड गुड रखा हुआ है पिछले दिन का या फिर पिछले वीक का या फिर पिछले साल का पिछले मंथ का कुछ भी, तो फिर वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर लेस कर दिए कितना हम लोग के पास अभी बचा हुआ है, अभी लास्ट डे एंड पर हम लोग के पास कितना बचा हुआ है हम लोग उसको लेस कर दिए, तो फिर एक्चुअल में कितना सेल किए उसका कॉस्ट निकल गया यहाँ पर। एक्चुअल में हम लोग कितना कॉस्ट कितना फिनिश्ड गुड सेल किए उसका हम लोग का कॉस्ट निकलता है यहाँ पर। और फिर हम लोग का अगर उसमें हम लोग उसको सेल करने के लिए हम लोग का सेलिंग कुछ एडवर्टीजमेंट लगा होगा उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कुछ एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयज़ को हम लोग ये किए होंगे, सैलरी दिए होंगे, हम लोग का कुछ ये कैरेज आउटवार्ड लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वगैरह, तो फिर यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग कैरेज इनवर्ड लिए थे। रॉ मटेरियल जब हम लोग के पास आया था तो फिर हम लोग का कितना खर्चा लगा था वो डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर आया था, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम लोग का कितना खर्चा कैरेज आउटवर्ड बाहर जा रहा है हम लोग के गोडाउन से कोई भी प्रोडक्ट सेल होकर के, तो फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आया, तो इससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग की कितना जो प्रोडक्ट सेल किए यहाँ पर निकला था हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया था, बट यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल निकला है हम लोग को ऐड करने के बाद कि एक्चुअल में कितना कॉस्ट हम लोग का उस प्रोडक्ट को सेल करने पर लगा, सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सब जोड़ करके। और फिर उसमें अगर अपने लोग प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो फिर अपना सेलिंग प्राइस या फिर सेल कितना का हुआ वो निकल जाता है। तो ये था हम लोग का ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रिवाइज कॉस्ट शीट देखते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। ये हम लोग का ये भी हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट होता है। एक मिनट मैं पूरा बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैं पूरा लिख लिया हूँ इसको, अब मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर तो हम लोग का ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं मॉडर्न कॉस्ट शीट और फिर ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट में, ये पार्ट हम लोग का सेम है प्राइम कॉस्ट तक। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा बाइफर्केट कर दिया यहाँ पर, जैसे कि फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग का ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट में क्या था कि यहाँ पर हम लोग का प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, और यहाँ पर और भी चीज़ ऐड कर दिया था, यहाँ पर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, पहले कितना WIP इन प्रोग्रेस था, वर्क इन प्रोग्रेस था,
तो फिर वो उसको हम लोग ऐड किए और फिर कितना हम लोग का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है उस वो क्लोजिंग स्टॉक उसको माइनस कर दिए, तो हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग का ये सब तो किया ही था, बट हम लोग को यहाँ पर ये दोनों भी ले लिया था, जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप और फिर प्राइमरी पैकिंग को भी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसको यहाँ पर नहीं लिया मॉडर्न कॉस्ट शीट में। नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग का बचता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। यहाँ पर बोला कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को एक जगह नहीं लेंगे, जैसे कि मॉडर्न कॉस्ट शीट में हम लोग को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को एक जगह लिया था, बट यहाँ पर बोला कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो टाइप का हो सकता है, एक प्रोडक्शन नेचर का और एक मार्केटिंग नेचर का। ठीक है, प्रोडक्शन नेचर का किस तरह से, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ होता है जो कि इनडायरेक्टली कुछ टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ या फिर टॉप मैनेजर होते हैं जो कि हम लोग के इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जिनका यहाँ पर भी फैक्ट्री ओवरहेड या फिर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर भी एक्सपेंस नहीं यहाँ पर भी नहीं आ सकता उनका खर्चा, तो फिर वो सब चीज़ यहाँ पर आ जाता है। और फिर कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, तो उनका खर्चा यहाँ पर आता है। मार्केटिंग नेचर का है तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबके साथ आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग को यहाँ पर प्राइमरी पैकिंग ऐड किया और फिर सेल ऑफ स्क्रैप भी यहाँ पर लिस्ट किया, जो कि यहाँ पर पहले ही फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऐड कर दिया था। तो फिर यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये दोनों सेम है। फिर यहाँ पर भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फिर एक ये बाइफरकेट किया था तो फिर वो आ गया, और फिर प्रॉफिट सेल्स। बट यहाँ पर हम लोग का बोलता है कि दो चीज़ और आएगा, यहाँ पर दो चीज़ और इंक्लूड होगा। एक तो पहला डिफरेंस हुआ कि इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर और फिर मार्केटिंग नेचर का डिफरेंस। सबसे बड़ा मेजर चेंजेज ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट और रिवाइज कॉस्ट शीट में ये है कि यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर और मार्केटिंग नेचर में बाइफरकेट किया है। और फिर यहाँ पर हम लोग को बोला कि दो कॉस्ट और ऐसा है जो कि हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लगता है किसी भी चीज़ को फिनिश्ड गुड में फिनिश्ड गुड बनाने में, ये दोनों खर्चा हम लोग को लगता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल, उसका क्वालिटी कैसा है वो सब चीज़ चेक करना होता है। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी होता है। ये दोनों कॉस्ट भी हम लोग का यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ पर मिस हो गया था मेरे से, तो फिर यहीं पर आएगा ये भी, ये दोनों कॉस्ट भी। उसके बाद फिर ऐड प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को एक अच्छा कंपनी उसका क्वालिटी चेक करेगा और फिर उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट को और इनोवेटिव बनाने का कोशिश करेगा, तो फिर उस दोनों को भी यहीं पर इंक्लूड करना है। कहने का मतलब ये था रिवाइज कॉस्ट शीट में। और फिर यहाँ पर हम लोग का दूसरा चेंजेस, ये तीन मेजर चेंजेस था कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर और फिर मार्केटिंग नेचर में डिवाइड किया, और यहाँ पर दो खर्चा और आ गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उसके बाद फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया यहाँ पर हम लोग का। और फिर दूसरा चेंजेज ये था कि इस दोनों को हम लोग पहले फैक्ट्री कॉस्ट से पहले लिखते थे, फैक्ट्री कॉस्ट के पहले लेते थे, बट यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ले रहे हैं। ओके गाइस, तो फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में दोनों कॉस्ट शीट सीख चुके हैं, दोनों कॉस्ट शीट का एक एक पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।